हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या अमेंडमेंट्स का डिस्कशन, अमेंडमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन देयर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमेंडमेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सप्लाई जो है, सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ही अमेंडमेंट आया बेटा, एक ही अमेंडमेंट आया, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया, कब से? 1 जुलाई 2017 से। एक नया क्लॉज लेके आए, सेक्शन 7 हम पढ़ते थे सप्लाई का, सेक्शन 7(1) में एक क्लॉज ऐड किया। ठीक है, 7(1) क्लॉज यहाँ पे इंसर्ट किया। और शेड्यूल 2 में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ, वो देखेंगे अभी। एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन other than individual and its member constitutes for consideration included in the scope of supply। 7(1) के थ्रू इसे सप्लाई माना गया। तो अमेंडमेंट यहाँ पे दो है, हम बातें करेंगे तो सेक्शन 7 में और शेड्यूल 2 में। सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल 2, हमने पढ़ा था, आपको याद है शेड्यूल 2 क्या चीज के लिए था? शेड्यूल 2 मैम बहुत ही सिंपल चीज के लिए था भाई, किसी भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानना, किसका काम था? शेड्यूल 2 का। वहां पे हमने एक पैरा 7 पढ़ा था, उसको ओमिट कर दिया। क्या था पैरा 7? Earlier, supply of goods by an unincorporated association or body of person to member for cash, deferred payment or valuable consideration was treated as supply of goods। पैरा 7 बोलता था कि भाई कोई भी अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन अपने मेंबर को यहाँ पे कैश में, डेफर्ड पेमेंट में, वैल्यूएबल कंसिडरेशन में कोई गुड्स सप्लाई करती है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना। शेड्यूल 2 ने क्या बोला? उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना। पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 2 था, ये था दिस सेट पैरा हैज बीन ओमिटेड। अब इसे क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया। ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ किया आप? और एक अमेंडमेंट तो हो गया कि पैरा 7 जो था, जो इसे क्या कर दिया? ओमिट कर दिया गया। अब जो अमेंडमेंट हुआ बेटा सेक्शन 7 में, सेक्शन 7(1) क्लॉज AA इंसर्ट हुआ। देखते क्या है वो क्लॉज। A new clause AA has been inserted in subsection 1 of 7 to include the following activity and transaction within the scope of supply। बोला कि इसे सप्लाई बोलो। सेक्शन 7(1) क्या बताता है? सप्लाई इंक्लूड्स हमने पढ़ा था, तो वहां सप्लाई इंक्लूड्स में क्या एक चीज को और सप्लाई बोला उन्होंने? एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी पर्सन कोई करता है तो अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइस वर्सा, अपने मेंबर के लिए या अपने कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए या वाइस वर्सा अगर मेंबर करता है। ठीक है, तो क्या बात हुई यहाँ पे कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या वो अपने मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करता है या मेंबर करता है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए कोई भी? उस केस में फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या कैश के लिए या डेफर्ड पेमेंट के लिए या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, उसे क्या बोला? सप्लाई हो जाएगा भाई, टेंशन ही खत्म। यहां जब सेक्शन 7 ही बोल रहा है कोई एक्टिविटी सप्लाई है, मतलब सप्लाई है, कोई सेकंड बात ही नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिवली, वो भी 1 जुलाई 2017 से रिट्रोस्पेक्टिवली जाके बोल दिया कि ये सप्लाई है। बहुत झगड़े चल रहे थे यहाँ पे इंडिया में इस बात को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया यहाँ पे? अमेंडमेंट ही कर दिया, सेक्शन 7(1) में क्लॉज AA इंसर्ट कर दिया और सिंपल सी बात बोल दी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे क्या बोला? सप्लाई। और एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो ना, और एनी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, कोई भी जजमेंट में, कोई भी डिग्री में, कोई भी कोर्ट के ऑर्डर में, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो ना, परंतु क्या बोला? द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन है और यहाँ जो भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट है उसे क्या बोला? ये दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इंटर से shall be deemed to take place from one such person to another।
और एक्टिविटी ट्रांजैक्शन यहाँ पे उसे क्या बोला, इट इज डीम टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज डीम टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, देखो क्या बात हुई यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अपने मेंबर्स के लिए कर रही है कोई, ठीक है, कोई सर्विस दे रही है अपने मेंबर्स को, उसके अगेंस्ट में मेंबर्स से फीस ले रही है, मेंबर से फीस ले रही है, ठीक है, तो कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, यस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रही है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर रही है अपने मेंबर से, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट, कैश के लिए कर सकती है, डेफर्ड पेमेंट के लिए कर सकती है, या कोई भी कंसिडरेशन के लिए कर सकती है, तो इसे क्या बोल दिया, सप्लाई बोल दिया 71AA ने। 71AA ने क्या बोल दिया, इसे सप्लाई कर दिया। या मेंबर कर रहा है, मेंबर कोई सर्विस दे रहा है यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, तो उसे भी क्या बोल दिया, सप्लाई बोल दिया। प्रोवाइडेड किस चीज के लिए, कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। और उसके बाद क्या बोला कि भाई ये दोनों अलग अलग पर्सन है, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, मेंबर्स और ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या बोल दिया, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन। पहले झगड़ा क्या हो रहा था, लोग बोल रहे थे भाई हमारा ही ग्रुप है, यहाँ पे हम ही लोग अपनी हम ही से पैसे ले रहे, हम ही को सर्विस दे रहे, तो हम अलग कैसे हुए, तो झगड़े क्या चल रहे थे, कोर्ट में बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे डिटेल डिस्कशन में। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली क्या बोल दिया, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, और ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो है इट हैज डीम्ड टू टेकन प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लब महिंद्रा है, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए वो क्या ले रहा है, मेंबरशिप फीस ले रहा है, तो क्या इसे सप्लाई बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, 71AA के हिसाब से बिल्कुल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लब महिंद्रा जो मेंबरशिप फीस ले रहा है, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट अपने मेंबर्स को, उसे क्या बोल दिया है भाई, सप्लाई है बिल्कुल एज पर 71AA। एक चीज ये हुई। सेकेंड बात, कोई एक फ्रेंड्स क्लब है छोटा सा, ठीक है, वो गुड सप्लाई कर रहा है अपने मेंबर्स को, गुड सप्लाई कर रहा है अपने मेंबर्स को, अगेंस्ट कंसिडरेशन पैसे ले रहा है उनसे, क्या ये सप्लाई होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 71AA ने क्लियर बोला है, क्लियर बोला है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है, उसे क्या बोल दिया उन्होंने, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा, ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज क्या बोल दिया, सप्लाई। और क्या माना जाएगा भाई, दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, और सर्विसेज एक ने दूसरे को प्रोवाइड की, ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे अमेंडमेंट है, आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द अबव अमेंडमेंट पुट्स एन एंड टू द एम्बिग्यूटी वेदर एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई और नॉट, ठीक है। झगड़ा यही तो चल रहा था कि भाई यहाँ पे इस एक्टिविटी को सप्लाई बोले या नहीं बोले, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट्स यहाँ पे अलग अलग डिसीजंस दे रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके बहुत ही क्लियर कर दिया कि भाई ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है। The amendment brings the certainty that said activity or transaction are covered within the scope of supply under GST। अब क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में ही आ गया तो कोई बात ही नहीं है पूछने की, सप्लाई में ही बता दिया उन्होंने कि भाई सेक्शन 7 में ही बोल दिया इसे सप्लाई है, तो बिल्कुल स्कोप ऑफ सप्लाई में आ ही गया ये। एंड इंश्योर्स द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सच एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन, सो सप्लाई है तो ऑब्वियसली जीएसटी उस पर लगेगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो बीइंग इंसर्टेड टू सेक्शन 71AA, हमने जो अभी देखा एक्सप्लेनेशन वो इंसर्ट किया गया टू क्लैरिफाई दैट अ पर्सन एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। क्या बोला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ने कि वो पर्सन और वो मेंबर्स क्या है, टू सेपरेट पर्सन है, एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन फ्रॉम अनदर,
माना क्या जाएगा कि भाई एक ने दूसरे को सर्विस दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन दो अलग लोगों के बीच में हो रहा है। ये बोल दिया एक्सप्लेनेशन ने, क्या बोला एक्सप्लेनेशन ने कि भाई ये दोनों को सेपरेट पर्सन माना जाएगा और ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन वन पर्सन सेकेंड पर्सन को कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, सो बहुत क्लियर है। यहाँ पे दो अमेंडमेंट हुए, एक सेक्शन 7 में, सेक्शन 7(1) में क्लॉज AA इंसर्ट हुआ जिसने बोला एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल to its member or constitutes or vice versa for cash deferred payment or valuable consideration को क्या बोल दिया इन्होंने, सप्लाई बोल दिया। और एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जिसमें क्या बोला कि भाई इनको क्या माना जाएगा, टू सेपरेट पर्सन माना जाएगा, इन्हें टू सेपरेट पर्सन माना जाएगा और माना जाएगा ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन वन पर्सन से दूसरे सेकेंड पर्सन को किया गया है। इट हैज बीन डीम्ड टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। एक तो ये अमेंडमेंट हुआ, 7(1) AA इंसर्ट करके एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया। और ये जो चीज लिखी हुई थी कि कहाँ पे, शेड्यूल 2 पैरा 7 में, उसे क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, उसे क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसे क्या बोल दिया, अब बहुत क्लियर है कि ये एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, बहुत क्लियर है, कोई झगड़े की बात नहीं। वो भी कब से, रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये हुआ। अब ये दोनों भी अमेंडमेंट्स रिट्रोस्पेक्टिव हुए बेटा, शेड्यूल 2 में भी और सेक्शन 7 में भी। नेक्स्ट, सप्लाई चैप्टर में ये एक ही अमेंडमेंट था। अब नेक्स्ट चार्ज ऑफ जीएसटी है, इसमें हमारे दो, एक तो लेवी वाले चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट है और कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट है। ठीक है, सबसे पहला एक ये कंपोजिशन स्कीम में बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट आया है, देखेंगे। आपको याद है मैन्युफैक्चरर्स होते थे कुछ गुड्स के, उन्हें कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी। मैन्युफैक्चरर्स होते थे किसके, आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरिएटेड वाटर। इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी, ना 10(1) वाली ना 10(2)A वाली, ना 10(1) वाली ना 10(2)A वाली। अब इसमें कुछ लोग और ऐड कर दिए, मतलब इन मैन्युफैक्चरर्स को भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। पढ़ेंगे एक बार कौन है वो लोग। सो manufacturers of fly ash bricks, blocks, building blocks, bricks of fossil earthen roofing tiles ineligible to offer composition levy. A manufacturer of following goods cannot offer composition scheme. ये लोग थे, ice cream and other edibilized whether or not containing coca, pan masala, all goods tobacco and manufactured tobacco substitutes, aerated water. ये चार पहले थे, अभी इसमें किसको ऐड कर दिया इन्होंने। This notification has been amended to include following items in the above list: fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earth, building bricks and earthing on roofing tiles. इतने लोगों को क्या बोल दिया बेटा, इनको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं, ना 10(1) की ना 10(2)A की, ना 10(1) की ना 10(2)A की। कौन, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा अमेंडमेंट है, आपको कर लेना है। देन अगर मैं मेन बुक में आपको साथ में बताऊं, सो आपको यहां पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 था बेटा, याद है आपको, क्लॉज ई हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये अमेंडमेंट एक करना रहेगा आपको। These are not manufacturer of such goods as may be notified by government on recommendation of the council or the following goods has been notified। इसमें आप ये ऐड करोगे, एक तो सेक्शन 10(2) में एंड सेक्शन 10(2)A हमने पढ़ा था, वहां पे भी नोटिफाइड गुड्स हमने जो लिखे हुए थे उसमें ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये दो अमेंडमेंट्स आपको कर लेने हैं आपके पेज नंबर 5.5 में और पेज नंबर 5.4 में, बुक में, मेन बुक में। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो 5.4 एंड 5.5 में। ठीक है, अब आगे आएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय मोटर कैब, मैक्सी कैब, motorcycle, omnibus or any other motor vehicle and supply of restaurant service at other than specified premises through ECO payable by ECO। देखेंगे, आपको याद है हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पढ़ा था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पे मैं एक बार जाऊंगी लेवी वाले चैप्टर में, क्विकली आपको लिंक आ जाएगी जिससे देखो। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलता था,
The government may on recommendation of council by notification specify category of service. Government क्या करेगी? Specify करेगी category of service. The tax on intrastate supply which shall be paid by ECO electronic commerce operator if such services are supplied through it. अगर services उनके through supply हो रही है तो क्या बात हुई? Government क्या बताएगी? On recommendation of council specify करेगी क्या? Category of service. स्पेसिफाई करेगी कैटेगरी ऑफ सर्विस जिसका टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा अगर वो सर्विसेज उसके थ्रू सप्लाई हुई है तो। अगर वो सर्विसेज उसके थ्रू सप्लाई हुई है तो आई रिपीट, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कैटेगरी ऑफ सर्विस। अगर वो सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स कौन पे करता है? ईसीओ पे करता है। ये हमने पढ़ा था, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ईसीओ एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच सर्विस। और सारे प्रोविजंस कैसे लगेंगे ईसीओ पे कि भाई जैसे कि वही लाइबल था टैक्स पे करने के लिए, एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग टैक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा है कि भाई अगर कोई कुछ सर्विसेज जो नोटिफाइड है, जो ईसीओ से अगर सप्लाई की जाती है तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। 3 सर्विसेज उसमें पहले नोटिफाइड थी, अभी एक और सर्विस आ गई, 4 सर्विसेज नोटिफाई होगी। इसमें 2 अमेंडमेंट हुए बेटा, ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें 2 बातें अलग हुई। ठीक है, एक तो हमारी जो पहली सर्विस थी उसमें अमेंडमेंट हुआ है और एक नई सर्विस ऐड हुई है। सो पहली सर्विस जो हमारी थी उसमें क्या अमेंडमेंट है पहले वो पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन नंबर दिस एज अमेंडेड हैज नोटिफाइड स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन सप्लाई विच शैल बी पेड बाय ईसीओ इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। हमने देखा ये नोटिफिकेशन में इन्होंने नोटिफाई करी थी सर्विसेज जिसमें टैक्स कौन पे करता है? ईसीओ पे करता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 एंट्री 1, ये वाली जो हमारी एंट्री नंबर 1 थी, with effect from 1/1/22 entry 1 below has been amended to include services by way of transportation of passenger by an omnibus or any other motor vehicle also. So यहाँ पे पहले जो एक ये सर्विस ऑलरेडी थी, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं, वो हम देखते हैं क्या। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, किसकी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, तो सर पहले यहाँ पे बाकी चीजें थी, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, अभी ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल ऐड कर दिया, बाकी का सर्विस वैसा का वैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, अगर ये सर्विस किस चीज की सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। देखो मैं मेन बुक हम खोलती हूँ, यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। देखो ये क्या है? सर्विस रिसिपिएंट है, किसी ने कैब बुक करी, किसके? ओला के ऐप के थ्रू बुक करी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर भले ड्राइवर हो, सर्विस प्रोवाइडर भले ड्राइवर हो, बट यहाँ पे किसके थ्रू प्रोवाइड करी सर्विस? ईसीओ के थ्रू। ओला ईसीओ है, ईसीओ के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करी तो टैक्स कौन पे करेगा? ओला। ईसीओ पे करेगा इस केस में, इस केस में ईसीओ पे करेगा। तो सर्विस किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, रेडियो टैक्सी से, मोटर कैब से, यहाँ पे मैक्सी कैब से, यहाँ पे मोटरसाइकिल से, अब क्या बोल दिया? ओमनी बस हो या कोई भी मोटर व्हीकल हो या एनी अदर मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल हो, सर्विस किसकी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। प्रोवाइड कैसे करी आपने? यहाँ पे थ्रू ईसीओ, तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। द टर्म ओमनीबस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है? बस ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल ऐड कर दिया है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज यहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल से हो, ओमनीबस से हो, रेडियो टैक्सी से हो, मोटर कैब से हो, मैक्सी कैब से हो, मोटरसाइकिल से हो, किसी से भी हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है, थ्रू ईसीओ प्रोवाइड किया, टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ। हमारे एग्जाम्पल में ओला। ठीक है, ये एक सर्विस थी, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल ऐड किया। सेकंड, एक सर्विस और नोटिफाई कर दी इसी कैटेगरी में। वन मोर सर्विस नोटिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। पहले रेस्टोरेंट सर्विस नहीं थी इसमें, अभी रेस्टोरेंट सर्विस भी ला लिया। अच्छा, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, ईसीओ टैक्स पे करेगा। ईसीओ टैक्स पे करेगा मतलब कि भाई आपने क्या करा, आपने घर पे बैठ के अपने जोमेटो के ऐप से कुछ ऑर्डर किया, कोई रेस्टोरेंट से आपके पास फूड आ गया। ठीक है, टैक्स कौन पे करेगा? जोमेटो। क्यों? सर्विस ईसीओ से सप्लाई की। ईसीओ कौन है? जोमेटो। इस केस में कौन सी सर्विस की बात हो रही है? रेस्टोरेंट सर्विस। डिटेल में देखेंगे, अभी समझो पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हुई? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस
other than supply services supplied by restaurant eating joints located at specified premises. इनको हटा दिया, specified premises वाले देखते हैं कौन है वो. Has also been notified under the category of service the tax on which is payable by ECO if such services are supplied through ECO. So for example यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस है भाई, आपने क्या किया, आप सर्विस रिसिपिएंट हो, आपने जोमेटो से ऑर्डर दिया, आपने क्या किया, सर्विस रिसिपिएंट हो, आपने बुक किया, बढ़िया, जोमेटो से कुछ ऑर्डर दिया आपने, यहाँ पे मसाला डोसा ऑर्डर किया, कहाँ से किया भाई, शिवसागर हॉस्टल से किया फॉर एग्जांपल. तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, जोमेटो की शिवसागर, जोमेटो पे करेगा. क्यों, ईसीओ है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपने यहाँ ऑर्डर बुक किया है. तो टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ. टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ. ठीक है. अब यहाँ पे अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस था, क्या देखते हैं वो क्या है, पहले एक मिनट ये पढ़ेंगे. द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, थ्रू ईसीओ शैल बी पेड बाय ईसीओ. अब ईसीओ पे करेगा. स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब क्या, इट वुड मीन प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 unit per day or equivalent, मतलब 7,500 से ज्यादा. क्या बोला उन्होंने कि भाई कोई भी प्रीमाइसेस जिसमें जो होटल अकोमोडेशन भी दे रही है, जिसका डिक्लेयर टैरिफ कोई भी एक यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का भी चलेगा 7,500 पर यूनिट पर डे से ज्यादा है. तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर वो क्या होगी, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हो जाएगी, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल ताज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ताज है, ताज के यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं अंदर इन हाउस. ठीक है. अब ताज जो है उसके कोई भी यूनिट का वहां पे बहुत सारे होटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी एक रूम का टैरिफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना है, 7,800 है. इज इट अबव 7,500? यस. तो उस केस में ताज के प्रीमाइसेस में जो भी रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट पे आपने ऑर्डर दिया, वो रेस्टोरेंट का आपसे के लिए आपने ऑर्डर दिया थ्रू जोमेटो ही दिया, भले कुछ आपने वहां से मंगवाया, तो उस केस में टैक्स ताज पे करेगा. क्यों मैम, क्यों पे करेगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा था, आप देखो यहां पे बहुत क्लियरली उन्होंने क्या लिख दिया, अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस. तो वो यहां नहीं आएंगे, मतलब वो खुद टैक्स पे करेंगे, उनके केस में ईसीओ की लाइबिलिटी नहीं है. कौन सा रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट जहां पे है, वो रेस्टोरेंट जहां पे कहां है, लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब कोई भी प्रीमाइसेस जहां पे होटल अकोमोडेशन सर्विस वो दे रहा है, जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ 7,500 पर डे पर यूनिट, ठीक है, पर डे पर यूनिट से ज्यादा है. तो उस केस में उन्होंने क्या बोल दिया कि वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है. और अगर आपका जो सर्विस है, कोई रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट दे रहा है जो कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, मतलब ताज के अंदर कोई रेस्टोरेंट है, ताज में होटल अकोमोडेशन सर्विस भी हो रही है, वहां का एक यूनिट जो है, कोई भी एक यूनिट का अगर डिक्लेयर टैरिफ 7,500 से ज्यादा है, तो उस केस में उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आएगा और वहां से जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, इवन इफ थ्रू ईसीओ, उस केस में ईसीओ के टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं आएगी. कौन पे करेगा, ताज ही पे करेगा, ताज ही पे करेगा. ठीक है. तो एक सर्विस और कौन सी ऐड करी इन्होंने यहाँ पे, जिसमें ईसीओ पे करेगा, रेस्टोरेंट सर्विस है बट अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है. सो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हैज आल्सो बीन नोटिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन विच इज पेएबल बाय ईसीओ इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ईसीओ. ठीक है. द ईसीओ में ऑन सर्विस नोटिफाइड अंडर 9(5) including and restaurant service provided through ECO may continue to pay GST by furnishing details in 3B, reporting them as outward taxable supply for the time being. ठीक है. सो जो ECO है, जो भी सर्विसेज नोटिफाइड है 9(5) के अंदर, रेस्टोरेंट सर्विस है जो भी है 9(5) के अंदर, ECO क्या करेगा, GST पे करने की उसकी लाइबिलिटी है, तो वो कैसे करेगा, वो फर्निश करेगा डिटेल्स 3B में, रिपोर्टिंग देम एज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर द टाइमिंग. अभी उसे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई बता करके क्या करना है, उस पर टैक्स पे करना है, ऐसी रिपोर्टिंग्स अभी बताइए. The amendments have also been carried in notification number this which notifies specific category of service. The IGST on interstate supply which shall be paid by ECO
if such services are supplied through it. तो जैसे कि सेक्शन 9 हमारा किस चीज के लिए है भाई, जैसे कि सेक्शन 9 हमारा सीजीएसटी एक्ट का सीजीएसटी की लेवी यहाँ पे करता है। सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट का जो था वो किसकी लेवी करता था, आईजीएसटी की। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 में भी यही बात थी, उसके अंडर एक नोटिफिकेशन आया था। तो सिमिलर नोटिफिकेशन जैसा सीजीएसटी के लिए आया वैसा आईजीएसटी के लिए भी आया, वैसे आईजीएसटी के लिए भी आया। ठीक है, अब कुछ एक क्लैरिफिकेशन भी आया वो देखेंगे साथ में। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग इश्यूज द फॉलोइंग हैव बीन क्लैरिफाइड। देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आया है। ECO is not to collect TCS in respect of restaurant service so notified। तो भाई ECO को क्या नहीं करना है, TCS नहीं कलेक्ट करना है। कौन से रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज के लिए जिसपे वो 95 पे टैक्स पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली TCS पे करने की जरूरत नहीं। भाई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे क्यों आते हैं, क्लैरिफिकेशन इसलिए आते हैं गवर्नमेंट को लगता है इंडस्ट्री में सब अलग अलग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं लॉ का, यहाँ पे अलग अलग स्टैंड्स ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ही ला दिया। क्या बोला इसमें कि भाई यहाँ पे ECO को नहीं कलेक्ट करना है TCS इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सो नोटिफाइड। ECOs will no longer be required to collect TCS and file GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pays tax in terms of 95। जिसमें वो 95 के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया, बड़े ही क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे TCS कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, GSTR 8 यहाँ पे फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किस रिस्पेक्ट में, उन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए जिसपे आप ऑलरेडी 95 पे टैक्स पे कर रहे हो। लॉजिकल है ना, आप 95 पे टैक्स पे कर रहे हो तो TCS क्यों ही कलेक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, ECO is not required to take separate registration for paying tax on restaurant service supplied through them। So यहाँ पे सेकेंड चीज आई, क्या बात हुई, as ECO are already registered in accordance with rule 8 as a supplier of their own goods or services, there will be no mandatory requirement of taking separate registration by ECO for payment of tax on restaurant service under 95। So 95 की रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो, रजिस्टर्ड हो आपके अपने हिसाब से। ठीक है, आप ऑलरेडी एज ए सप्लायर ऑफ योर ओन गुड्स और सर्विसेज आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो। किस चीज के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस 95 वाली रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन ECO to pay tax on restaurant services supplied through them। ECO will be liable to pay GST on any restaurant service supplied through them including by an unregistered person। So ECO जो है उन्हें क्या बोला है, they will be liable to pay GST on any restaurant service supplied through them including by an unregistered person। So ECO को टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज उनके थ्रू सप्लाई हुई है। ठीक है, वो लाइबल किस चीज के लेंगे, जो भी रेस्टोरेंट सर्विस उनके थ्रू सप्लाई हुई है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई की हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसने सप्लाई की है, यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड होटल ने करी है, तो भी क्या रहेगी, उनकी लाइबिलिटी रहेगी। अगर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ECO सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, भले सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, बट ECO की लाइबिलिटी रहेगी टैक्स पे करने की। नेक्स्ट, supply of restaurant services to be included in aggregate turnover of the person supplying restaurant services through ECO। It is clarified, वैसे very important point, it is clarified that aggregate turnover की definition हमने देखी है, काफी सारी जगह काम आती है। So ये किसके aggregate turnover में include होगा, ये जो सर्विस आ रही है रेस्टोरेंट की, ये किसके aggregate turnover में include होगा, सवाल ये आया। So it is clarified that aggregate turnover of a person supplying restaurant service through ECO shall be computed in accordance with definition of aggregate turnover under 2(6) and shall be included in aggregate value of supply made by restaurant through ECO accordingly। For threshold consideration or any other purpose in GST Act, the person providing restaurant service through ECO shall account such services in his aggregate turnover। तो जो रेस्टोरेंट है बेटा, जो यहाँ रेस्टोरेंट सर्विसेज एक्चुअली दे रहा है, उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। जीएसटी में बहुत सारी जगह एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन काम आती है। सो ये जो रेस्टोरेंट सर्विस है, इसका जो टर्नओवर है वो किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। सवाल ये आया कि ECO के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा कि रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। तो आंसर सिंपल वर्ड्स में किसके एग्रीगेट टर्नओवर, रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। Restaurant service provided through ECO not to be considered as inward supply for ECO liable to RCM। ये inward supply liable for RCM नहीं है। ECOs are not recipient of restaurant service supplied through them। वो recipient नहीं है। These are not input services to ECO। These are not to be reported as inward supply liable for reverse charge in form GSTR 3B। ये कोई inward supply नहीं है, वो रिसिपिएंट नहीं है सर्विसेज के। इट्स ओनली उनके प्लेटफॉर्म से सर्विसेज सप्लाई हो रही है,
ओनली उनके प्लेटफॉर्म से सर्विसेज सप्लाई हो रही है, तो उनके इनवर्ट सप्लाई में ये सर्विसेज नहीं शो होगी 3B में। रिवर्सल ऑफ प्रपोर्शनेट ITC on input goods and inputs and services not required by ECO। क्या बात हुई? Reversal of proportionate ITC। ECO provide their own services as an electronic platform and an intermediary for which it acquire input services on which ECOs avail ITC। So ECO क्या कर रहे हैं? अपनी खुद की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, obviously that is an electronic platform। अपनी खुद की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरी की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए वो इनपुट सर्विसेज लेते हैं, जिसका वो ITC लेते हैं, ठीक है। तो ECO अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज ले रहा है, उसके लिए वो क्या ले रहा है? ITC ले रहा है। द ECO चार्जेस कमीशन फीस फॉर द सर्विस इट प्रोवाइड्स। तो जैसे रेस्टोरेंट से 10%, 20%, 30% जो भी है ECO क्या लेता होगा? अपना कमीशन लेता होगा। The ITC is utilized for payment of GST on service provided by ECO on its own account। ठीक है, जो ITC वो लेता है वो क्या करता है? वो अपने GST की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज करता है। Say to the restaurant, the situation in this regard remains even unchanged even after ECO is liable to pay tax on restaurant service। ECO would be eligible to ITC as before। सिंपल पॉइंट में क्या बोलती है कि भाई ये रेस्टोरेंट सर्विस को इसमें इंक्लूड करने के बाद में भी क्या हुआ, ये जो एलिजिबिलिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ECO जैसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था वैसे वो अभी भी लेगा। Accordingly, it is clarified that ECO shall not be required to reverse ITC on account of restaurant service on which it pays GST in terms of 9(5)। उसे कुछ भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। It may also be noted that restaurant service ECO shall pay the entire GST liability in cash। Very important point। No ITC could be utilized for payment of GST on restaurant service supplied through ECO। So यहाँ पे ITC जो है कोई भी यूज नहीं करेगा। जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ECO को डिस्चार्ज करना है वो लाइबिलिटी उसको कैश में ही डिस्चार्ज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ITC जैसे वो पहले लेता था वो वैसे ही अभी भी ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ECO shall pay entire GST liability in cash। No ITC could be utilized for payment of GST on restaurant service supplied through it। कोई भी ITC उसको क्या करना है यहाँ पे यूज नहीं करना है फॉर पेमेंट ऑफ GST जो रेस्टोरेंट सर्विस के रिगार्ड्स में, ठीक है। ITC जो ले रहा था वो पूरा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अभी उसको जब रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए आउटपुट डिस्चार्ज करना है तो वो टोटल उसको कैश में डिस्चार्ज करना है। ITC उसके लिए वो अवेल नहीं कर सकता, ITC वो अवेल नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है। GST is to be paid by supplier on services not notified under 9(5) of the CGST Act but supplied through ECO। In respect of supplier not notified under 9(5) but supplied through ECO, the liability to pay GST continues on such supplier and ECO shall continue to deposit TCS on such suppliers। So जो सर्विसेज 9(5) के अंडर नोटिफाइड नहीं है उसके लिए ऑब्वियसली ECO क्या करेगा? TCS कलेक्ट करता रहेगा, TCS कलेक्ट करते रहेगा, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं कि उसका टैक्स डिस्चार्ज करेगा। 9(5) के अंडर जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो अभी 4 सर्विसेज आई, अगर वो ECO के थ्रू सप्लाई होती है तो ही ECO को टैक्स डिस्चार्ज करना है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए ECO क्या करता रहेगा? TCS कलेक्ट करके डिपॉजिट करता रहेगा, दैट्स इट। उसे टैक्स डिस्चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस being sold by a restaurant to a customer under the same order। देखो बिलिंग की बात हुई कि भाई जिस केस में रेस्टोरेंट सर्विस या दूसरे गुड्स और सर्विसेज जो है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, कोई रेस्टोरेंट बेच रहा है, कोई दूसरे गुड्स और सर्विसेज भी, सो उस केस में कैसे करना है? बिलिंग कैसे करेंगे? भाई एक ही बिल के अंदर रेस्टोरेंट सर्विसेज का भी बिल आ रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है, और क्या हो रहा है, एक ही ऑर्डर में यहाँ पे कस्टमर ने ऑर्डर दिया कोई दूसरे गुड्स सर्विसेज का, उस केस में बिलिंग कैसे होगी देखेंगे। There can be a situation where a restaurant service and goods and service other than restaurant service are sold by a restaurant to customer under the same order। पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज का भी ऑर्डर है, कोई दूसरे गुड सर्विसेज का भी है। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइस इन सच केस। उस केस में इनवॉइस रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सवाल क्या है? इनवॉइस कौन रेज करेगा? कंसिडरिंग दैट लाइबिलिटी टू पे GST ऑन सप्लाई other than restaurant service through ECO and other compliances under GST including issuance of invoice to customer continues to lie with the respective supplier and ECO being liable to collect only TCS on such supply, it is advisable that ECO raises separate bill on restaurant service in such cases where ECO provides other supply to customer under the same order। तो यहाँ पे क्या बात हुई भाई, एक ही ऑर्डर में दो चीजें हैं,
से रेस्टोरेंट सर्विसेज भी है, अदर्स यहाँ पे गुड सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं। तो जो अदर गुड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उस केस में ईसीओ को टैक्स डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी नहीं है। उस केस में ईसीओ को खाली टीसीएस कलेक्ट करके क्या करना है, डिपॉजिट करना है। रेस्टोरेंट वाले में ईसीओ को टैक्स डिस्चार्ज करना है। तो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि भाई क्या कर लो, आप सेपरेट बिल ही कर लो, सेपरेट बिल ही कर लो, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। सो इट इज एडवाइजेबल दैट ईसीओ को क्या रेज करना चाहिए, separate bill on restaurant service in such cases where ECO provides other supplies to customer under the same order. Same order में है तो गवर्नमेंट ने क्या एडवाइस किया, अलग अलग क्या कर लो, आप यहाँ पे बिल्स कर लो, दैट्स इट। ECO to raise invoice in respect of restaurant service supplied through it. The invoice in respect of restaurant service supplied through ECO under 9(5) will be issued by ECO. ECO की रिस्पॉन्सिबिलिटी 9(5) में लिखा ही है, सारे कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECO की होती है इन केसेस में। सो यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट सर्विस ECO के थ्रू सप्लाई हो रही है तो इस केस में बिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पे इनवॉइसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ECO की, ECO की। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज थी, यहाँ पे हमने क्विकली देखी। ठीक है, तो ये क्या था, एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया था रेस्टोरेंट सर्विसेज से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था क्लैरिफिकेशन आना, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड। और आजकल लोग जोमेटो स्विगी ऑनलाइन इतने ऑर्डर्स करते हैं, तो यहाँ पे सब लोग सिमिलर कंप्लायंसेस करें, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे सर्कुलर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेकर के आया, एक क्लैरिफिकेशन लेकर के आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन में बहुत ही छोटे मोटे अमेंडमेंट है, क्विकली देखेंगे। अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, जो ऑलरेडी एग्जेम्पशन की एंट्रीज थी उसमें कुछ छोटे मोटे एग्जेम्पशन अमेंडमेंट है, वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखो हाईलाइट भी किए हुए हैं, जैसे ये वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। एंट्री 3A और एंट्री 3 में से ये हटा दिया गया है। देखते हैं क्या एंट्रीज थी, एक बार देखेंगे हम। बिलो मेंशन एंट्री ऑफ एग्जेम्पशन हैव बीन अमेंडेड, अमेंडमेंट्स हैव बीन हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे प्योर सर्विसेज, देखो अमेंडमेंट क्या है, ये जो पर्पल में है, ब्लू में, पर्पल में, ये अमेंडमेंट है, दैट्स इट। प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू। देखो एग्जेम्पशन की एंट्री बहुत सिंपल है, जो वहां लिखा है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो वहां लिखा है एग्जेम्प्ट है, सिंपल। एग्जेम्पशन का चैप्टर ही बहुत सिंपल है, जो एंट्रीज में लिखा है वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगना है। कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट थी, एंट्री नंबर 3 में प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी बात नहीं हो रही है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का फॉर्म है, गुड्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, प्योर सर्विसेज की। प्योर सर्विसेज की किसको दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को। पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी थी, अभी वहां से हटा दिया है। अभी किसको प्रोवाइड कर रहे हो आप प्योर सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को। बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी फंक्शन जो पंचायत के इंटरेस्टेड है अंडर आर्टिकल 243G, या इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी फंक्शन इंटरेस्टेड है म्युनिसिपैलिटी को अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे क्या बोल दिया, एग्जेम्प्ट है भाई, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को भी प्योर सर्विसेज देते थे तो वो एग्जेम्प्ट था, अभी उसको क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, प्योर सर्विसेज दे रहे हो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को। कौन सी एक्टिविटी के लिए, इन रिलेशन टू कोई भी फंक्शन जो पंचायत को इंटरेस्टेड है अंडर आर्टिकल 243G, या कोई भी फंक्शन जो म्युनिसिपैलिटी को इंटरेस्टेड है अंडर आर्टिकल 243W। वो क्या बोल दिया इन्होंने, भाई इस पे यहाँ पे क्या कर दिया, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट कर दिया मतलब क्या होगा, जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई गुड्स का या सर्विसेज का, इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेट कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू। ऊपर किसकी बात कर रही थी, प्योर सर्विसेज की बात हो रही थी। अभी किसकी बात हुई, कंपोजिट सप्लाई गुड्स का, सर्विसेज का, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, जो 25% से ज्यादा नहीं है, गुड्स का पार्ट 25% से ज्यादा नहीं है, 5-10% के गुड्स होंगे फॉर एग्जांपल, ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, पूरी वैल्यू का 25% से ज्यादा गुड्स का पार्ट नहीं है, वो कंपोजिट सप्लाई की सर्विसेज, वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आपने किसको दिया, टू अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to any function interested to panchayat under article 243G,
इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G या फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W या फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी क्या बोल दिया कि भाई एग्जाम्प्ट टेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट टेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ दोनों एंट्री 3 और 3A में पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी और यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटी थी, उसका रेफरेंस हटा दिया है, उसका रेफरेंस यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, एंट्री नंबर 15 और 17 जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड है। इसमें बहुत छोटा छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है। ये एंट्री हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी, थोड़ा सा अमेंडमेंट है, बट हम एक बार एंट्री पूरी देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस थी क्या? यस, विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय air embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Bagdodra located in West Bengal. So air जब क्या हो रहा है, एम्बार्ग हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, कौन से एयरपोर्ट पे? जो एयरपोर्ट लोकेटेड है इन सारे स्टेट्स में। तो उस केस में क्या बोला, ये एग्जेम्प्ट है भाई, ये एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड बात थी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ये क्या था? एग्जेम्प्ट था क्या? हाँ, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी की लेबिलिटी नहीं है, क्लियरली लिखा है। अदर देन रेडियो टैक्सी, मतलब रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है क्या? हाँ है, अदर देन लिखा है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म के लिए टैक्सेबल है। कंडक्टेड टूर चार्टेड और हायर, देखो मेन बुक में एक बार खोलती हूँ, यहाँ पे हमने एनालिसिस भी देखा था। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऐसे होती हैं जैसे कि प्राइवेट बसेस वगैरह होती है, प्रसन्ना ट्रैवल्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमने देखा था, ठीक है। स्टेज कैरेज ये हमने देखा था, जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बसेस एंड ऑल दैट होती है, वो सब चीजें डिफरेंस बिटवीन वगैरह हमने देखा था, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। सो क्या ये हम देखेंगे एक बार एनालिसिस। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर टूरिज्म के लिए है तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा क्या? हाँ होगा, वहां एक्सक्लूडिंग टूरिज्म क्लियरली लिखा है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म के लिए, नॉन एसी है भाई, नॉन एसी बस में जा रहे हो, अदर देन टूरिज्म के लिए एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी बस है तो वो तो टैक्सेबल है, वहां तो सिर्फ नॉन एसी की बात हुई थी, वहां तो सिर्फ नॉन एसी की बात हुई थी। सो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टूरिज्म पर्पज के लिए टैक्सेबल है, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑलवेज टैक्सेबल है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। ये एंट्री पहले भी थी, अभी भी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या चेंज आया है वो अभी हम देखेंगे नीचे, बट उसके पहले सी पॉइंट देखेंगे। स्टेज कैरेज अदर देन एसी स्टेज कैरेज, तो स्टेज कैरेज में सीधी बात है, एसी स्टेज कैरेज रहेगा तो टैक्सेबल है, नॉन एसी स्टेज कैरेज रहेगा तो एग्जेम्प्ट है। सिंपल सी लाइन है, एसी स्टेज कैरेज टैक्सेबल, एसी में जा रहे हो टैक्स पे करो, नॉन एसी में जा रहे हो एग्जेम्प्ट है। रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल, रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल लिखा है वहां पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, हाउएवर, ये अमेंडमेंट है। However, nothing contained in item B and C, ये कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज की जो बात थी। So nothing contained in item B and C above shall apply to service supplied through an ECO and notified under 9(5) of the CGST Act। क्या बोला? Nothing contained above किसको नहीं अप्लाई होगा? ये जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, कौन? थ्रू ECO और नोटिफाई हुई है 9(5) में, ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और नोटिफाई है 9(5) में, ठीक है। 9(5) में नोटिफाइड थी, याद है आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। तो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो फिर ये एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी, एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी। बी पॉइंट, सी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में भी स्टेज कैरेज में भी एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी, मतलब क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया क्या? हाँ, यस। सो इस केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप ईसीओ से सप्लाई करते हो। क्या? नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज other than tourism if transport services are supplied through ECU and notified under 9(5), तो उस केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। एसी तो ऑलरेडी टैक्सेबल था, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या एसी स्टेज कैरेज तो ऑलरेडी टैक्सेबल था, ऑलरेडी टैक्सेबल था, पहले भी टैक्सेबल था। अभी क्या बात हुई? नॉन एसी स्टेज कैरेज हो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, 9(5) में हमारी बात हुई है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज आप कोई भी मोटर व्हीकल से प्रोवाइड कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, ईसीओ। तो यहाँ पे पहले एग्जेम्पशन था स्टेज कैरेज नॉन एसी को, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को, अदर देन टूरिज्म, उसे क्या कर दिया? उसे हटा दिया अभी। अब क्या हो गया? अब वो टैक्सेबल हो गया। सिंपल वर्ड्स में नॉन एसी स्टेज कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अदर देन टूरिज्म वाला जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब अगर आपने क्या किया है? ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इतनी सी बात है।
नेक्स्ट सर्विस, एंट्री नंबर 17, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये पहले सर्विस थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है भाई। आप कर रहे हो किसमें, रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास नॉन एसी कोच। सो जैसे कि स्लीपर क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो क्या थी, एग्जाम थी। या आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, मोनोरेल से, ट्रामवे से, वो एग्जाम है। इनलैंड वाटरवे से एग्जाम थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो आप अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पज, इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, वो भी एग्जाम थी। एंड मीटर कैब ऑटो रिक्शा से आप जा रहे हो, आप मीटर कैब से जा रहे हो, ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज क्या थी, एग्जाम थी। ठीक है, तो ट्रेन में जा रहे हो आप स्लीपर क्लास में फॉर एग्जाम्पल, अदर देन एसी या फर्स्ट क्लास, वो क्या थी, एग्जाम थी। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे यहाँ पे एग्जाम थी। इनलैंड वाटरवेज एग्जाम थी। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो अदर देन टूरिज्म पर्पज में, वेसल में, इन अ प्लेस बिटवीन लोकेटेड इन इंडिया, या मीटर कैब या ऑटो रिक्शा में कर रहे हो तो वो एग्जाम थी। तो ये एंट्री पहले भी इतनी थी, हमने पढ़ी थी। अमेंडमेंट क्या है वो देखेंगे। ये जो पॉइंट था, मीटर कैब ऑटो रिक्शा में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर कर रहे हो तो वो एग्जाम थी। हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम ई अबव shall apply to service supplied through ECO and notified under 95 of the CGST Act। क्या बात हो गई कि भाई अगर मीटर कैब या ऑटो रिक्शा की जो सर्विसेज है वो क्या है, वो सर्विसेज सप्लाई की जा रही है थ्रू ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ओला के ऐप के थ्रू यहाँ पे रिक्शा बुक हो रहा है, सो उस केस में ECO के थ्रू सप्लाई हो रही है, नोटिफाइड है 95 के अंडर, तो वो एग्जाम नहीं है। एग्जाम नहीं मतलब टैक्सेबल होगी। तो मतलब अब अगर आप क्या करते हो, ओला से, उबर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑटो बुक कर रहे हो, तो अब उस पर क्या होगा, उस पर जीएसटी लगेगा, डायरेक्टली ले रहे हो उस पर नहीं लगेगा। बट आप यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कर रहे हो, 95 के अंडर नोटिफाइड है वो, तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इतना ही अमेंडमेंट है इसमें। देन 19A 19B एंट्री हमने पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज थी। ठीक है, 19A क्या बोलता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एयरक्राफ्ट से इंडिया फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से लेके इंडिया के बाहर तक, प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ये एग्जाम था, इस एग्जामेशन को एक्सटेंड किया है टिल 30 सितंबर 2022। किसकी सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन, किसकी, गुड्स की, एयरक्राफ्ट से कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से लेकर के कहां, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वो एग्जाम है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल से फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वो भी एग्जाम्प्ट है। वो एग्जामेशन कब तक है, ये दोनों एग्जामेशन थे, ये एग्जामेशन को एक्सटेंड किया टिल 30/9/2022 तक, टिल 30/9/2022 तक। एंड एक लास्ट एंट्री बची एग्जामेशन की, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज दे रहे हैं आप किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए for which 75% or more of total expenditure is borne by central government, state government, union territory administration। So आप सर्विस दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसका 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ही दे रही है, तो वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है, उसमें क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल अमेंडमेंट्स थे बेटा एग्जामेशन की एंट्री में जो हमने पढ़े। सो पैरेलल अमेंडमेंट्स यहाँ पे आईजीएसटी में भी हुए हैं। ठीक है, सो पढ़ेंगे पैरेलल एग्जामेशन फ्रॉम IGST have been extended to supply of interstate services by amending notification number this which grants exemption to supply of interstate service supply from IGST। तो IGST में भी सिमिलर यहाँ पे क्या आ गए यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये एग्जामेशन चैप्टर के अमेंडमेंट थे एंड यहाँ पे अमेंडमेंट्स का हम पार्ट 1 डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का डिस्कशन किसमें होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस पार्ट। थैंक यू फॉर नाउ।